नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबलक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। चीन की चिंता और ब्याज दरें बढ़ने की अनिश्चितता को लेकर अमेरिकी बाजार 2% से ज्यादा फिसले। डाउ S&P के लिए साल का सबसे बुरा सेशन। जापान के बाजार में 1.5% से ज्यादा की गिरावट। अमेरिका में फिलहाल ब्याज दरें न बढ़ने के संकेत से सोने में दिखी चमक, लेकिन कॉमेक्स पर भाव $1154 के करीब। हालांकि कच्चे तेल में गिरावट का सिलसिला जारी। ब्रेंट क्रूड $45 की ओर। 2 साल के निचले स्तर पर लुढ़का रुपया। $1 की कीमत ₹65.54। सितंबर 2013 के बाद पहली बार ₹65.50 के पार बंद। Some people thought it was an acquisition. It is not. Some people thought it was a reorg. It is not. इन्फोसिस के सीईओ विशाल सिक्का ने $1 अरब के अधिग्रहण की अटकलों को किया खारिज। कंपनी की ग्रोथ के लिए लॉन्च की 3 नई सर्विसेज। आज खुलेगा ड्रेजिंग कॉर्प का OFS। करंट मार्केट प्राइस से 1.5% डिस्काउंट पर इशू। फ्लोर प्राइस ₹382 प्रति शेयर तय। शेयरों के बाद अब F&O बाजार के घपले पर भी सेबी की नजर। इलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस मामले में 59 एंटिटीज को किया सस्पेंड। कहा टैक्स चोरी के मकसद से कर रहे थे ऑप्शन के सौदे। और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सरकारी बैंक रहेंगे बंद, लेकिन पहले, तीसरे और 5वें शनिवार को पूरे दिन होगा काम। वित्त मंत्रालय ने जारी किए आदेश। फैसला 1 सितंबर से होगा लागू। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आज संकेत बेहद खराब है। कल आपको याद होगा 300 पॉइंट का झटका सेंसेक्स ने दिखाया। निफ्टी के ट्रेड्स भी बेहद कमजोर थे। 8400 का साथ हमने कल छोड़ा और आज SGX निफ्टी संकेत दे रहा है कि 8300 भी होगा टेस्ट। 70 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। क्या हुआ है और अमेरिका में इतनी भारी भरकम गिरावट क्यों देखने को मिली? वर्स्ट ट्रेडिंग सेशन माना गया है डाउ के लिए। आशीष हमारे साथ। आशीष, बहुत ज्यादा सेल ऑफ, क्या ट्रिगर रहा है? मूड बिगड़ गया है और रिस्क ऑफ ट्रेड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इक्विटी से रुझान लोगों का हट रहा है। अमेरिकन मार्केट में जैसे आपने कहा तगड़ा सेल ऑफ था। 2 से 3% की कमजोरी के साथ वहां के बाजार क्लोज। इंटरडे चार्ट्स अगर आप देख पाते तो दिन भर सस्टेन्ड सेलिंग थी। दिन के लोज पे जाके मार्केट्स क्लोज हुए हैं। कल आपको याद होगा हमने फेड मिनट्स की बात करी थी, तब हमने हाईलाइट करा था बड़ा कंफ्यूजन है, असमंजसता है, कोई क्लैरिटी नहीं है। और इनफैक्ट वहां के बाजारों में सबसे बड़ा नॉक इसी बात का लगा है कि अनसर्टनिटी है कि फेड एक्चुअली कब मूव करता हुआ नजर आए। इनफैक्ट चाइना को लेकर जो लगातार दिक्कतें हैं, उसके बाद वो ग्लोबल ग्रोथ की जो कंसर्न्स हैं वो भी वे कर रही हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादातर जानकार मान रहे हैं, जिस तरह से कच्चे तेल का स्लाइड है वो एक्चुअली दिखा रहा है कि किस तरह से ग्लोबल ग्रोथ ठंडी या वीक पड़ रही है। और साथ साथ एक बार फिर से जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है वो वे कर रहे हैं अमेरिकन मार्केट्स में। जो आपने हाईलाइट करा, काफी लंबे समय बाद इतना तगड़ा प्रेशर। S&P 500 और डाउ जोन्स, ध्यान रखें, फरवरी 3, 2014 के बाद सिंगल लार्जेस्ट वनडे फॉल कल झेला है। तो तगड़ा प्रेशर था पिछले 1 साल 1.5 साल में। यूरोप में हमने देखा दबाव के साथ कामकाज, और खासतौर पे यूरो जोन में जो प्रेशर था वो बहुत स्ट्रांग था। इसीलिए आप देख रहे हैं फ्रांस और जर्मनी में प्रेशर 2% से ज्यादा की कमजोरी। यहां पे भी दिन के लोज पे जाके मार्केट्स क्लोज हुए। अमेरिकी फेडरल रिजर्व को लेकर कंसर्न्स तेल को लेकर, कंसर्न्स चीन को लेकर, ये सब भारी पड़ रहे हैं ग्लोबल इक्विटीज पर। इसके साथ साथ यूरोप में ग्रीस को लेकर फिर से कंसर्न्स उभर रहे हैं। क्यों उभर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर एलेक्सिस सिप्रास साहब की तरफ से अटकलें यहां लग रही हैं वहां ग्रीस में कि शायद सितंबर तक एक फ्रेश री इलेक्शंस की वहां पे बात हो रही है। और उसके बाद यूरोप में हमने देखा एक एडिशनल प्रेशर, खासतौर पर यूरोजोन इकोनॉमीज में एक एडिशनल प्रेशर देखने को मिला है। एशिया, क्योंकि हमने निगेटिव और बहुत निगेटिव ओवरनाइट क्यूज पिकअप करें तो ऑब्वियसली प्रेशर है। और चीन के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं, खासतौर पर उसमें परचेजिंग जो हम कहते हैं PMI आंकड़ा मैन्युफैक्चरिंग का, वो आने वाला है। और सब कीनली वॉच आउट करेंगे कि क्या वाकई इकोनॉमी के हालात बहुत कमजोर हैं या कुछ उम्मीद बेहतर हो रही है, हालात इंप्रूव हो रहे हैं। इस बीच SGX निफ्टी, जैसे आपने हाईलाइट करा, कल के तगड़े सेल ऑफ के बाद एक बार फिर से ऑलमोस्ट 1% के आसपास ही कमजोरी के इंडिकेशन। हफ्ते का आखिरी दिन शायद खराब होगा। जी हाँ, एक बहुत खराब नोट पर शुरुआत होती जरूर दिखाई दे रही है। हमारे साथ अनिल सिंह भी। अनिल, 8300 पर SGX निफ्टी ट्रेड करता हुआ, कल झटका लगा है और ऑफ कोर्स लोग कह रहे थे कि 8400 अगर टूटता है तो शायद और भी डाउनसाइड खुल जाएगा।
अब 8300 भी टूटने की संभावना है। बिल्कुल हर्षदा, जिस तरह से ग्लोबल संकेत है और लोकल फैक्टर्स भी अब नेगेटिव साइड पर ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एफआईएस की तरफ से दमदार बिकवाली के आंकड़े आए हैं कैश मार्केट में भी और वायदा कारोबार में भी, तो ये बाजार पर प्रेशर जरूर आज फिर से बनाने वाले हैं। ऐसे में अब नेक्स्ट सपोर्ट वही है जहां पर बाजार खुलने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं, वो है 8300 से 8325। अगर वो सपोर्ट हम तोड़ते तो फिर 8200 के आसपास तक की गिरावट की गुंजाइश बढ़ जाती। तो मुझे लगता है कि आज 8300 के आसपास इनिशियल ट्रेड में बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मिड कैप शेयरों में अभी भी लगता है कि अगर दिग्गज थोड़ा संभलने की कोशिश भी करे या गिरावट कम भी रखें, तब भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में प्रेशर बरकरार रहेगा। वहां पर अच्छी बढ़त भी हुई तो अभी भी काफी कुछ करेक्शन वहां होना बाकी है। अब जो ट्रेडिंग रेंज बाजार की दिख रही है वो साफ तौर पर 8200 से लेकर 8400 की रेंज में आती हुई दिख रही है, और 8400 के पार निकलकर टिक पाना बाजार के लिए बड़ा चैलेंज होगा। काफी कॉल्स राइटिंग हुई है, तो प्रेशर हफ्ते के आखिरी दिन बरकरार रहेगा और कहीं बड़ी रिकवरी हो या यू टर्न बाजार ले, इसकी संभावनाएं कम है। फिर भी एक यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो जहाँ पर नजर होनी चाहिए वो करेंसी मार्केट ही होंगे और चाइना के बाजार, जिनकी वजह से ये दिक्कतें होती दिख रही। अगर करेंसी मार्केट में रिकवरी आए, थोड़ा बेहतर हो, तो ही बाजार रुकेंगे, अदरवाइज यही कमजोरी का माहौल रहने वाला है। क्लियरली कमजोरी का मूड ही देखने को मिलेगा और सभी की नजरें हैं अब जो बड़ा क्यू है इंटरनेशनल मार्केट की रिकवरी पर। शुक्रिया अनिल। हमारे साथ प्रिसिशन इन्वेस्टमेंट्स के किरण जाधव लाइन पर है। किरण, अब एसजीएक्स निफ्टी 80-81 पॉइंट नीचे 8300 के नीचे ट्रेड कर रहा है। 8300 के नीचे खुलने की कितनी संभावना है आज सुबह में, और एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद क्या रुझान आप देखेंगे निफ्टी पकड़ेगा? अच्छा देखिए, अभी थोड़ा सा ग्लोबल पैनिक होने के कारण आप 8300 के नीचे निफ्टी खुलते हुए देख सकते हैं और उसके चांसेस करीबन 90% रहेगा। फिर भी मेरा ये मानना है कि हमने देखा है जुलाई महीने से 8300 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां पे हमने करीबन 3-4 बार टेस्ट कर चुका है और उधर से एक अच्छा डिमांड आते हुए देखा है। तो टेक्निकली कहा जाए तो 8300 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर उसके नीचे भी खुलता है, पहले 1-2 घंटे में कंसल्ट करके वापस 8300 के ऊपर अगर जाते हुए आप देखते हो तो 8300 के करीब आपको बाय करने की सलाह होगी। 8280 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और फिर ये शॉर्ट कवरिंग, इंट्राडे शॉर्ट कवरिंग की वजह से वापस एक बार एक अच्छी उछाल देखने को मिल सकती है, जहां पे निफ्टी 8380 तक जाने की संभावना बन जाती है। किन स्टॉक्स पर आपको लग रहा है आज एक ट्रेड लिया जाए, और क्या वो फिर ज्यादा शॉर्ट की पोजीशंस आप एडवोकेट करेंगे? थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में थोड़ी सी पैनिक रहेगी ऐसा लग रहा है चार्ट के हिसाब से, तो मेरे दोनों ही शॉर्ट कॉल्स रहेंगे फर्स्ट हाफ के लिए। अरविंद शॉर्ट करने की सलाह होगी, 277 का स्टॉप लॉस जो कि बहुत करीब है और टारगेट 266 का रहना चाहिए। दूसरा स्टॉक होगा बाटा, जहां पे आपको स्टॉप लॉस 1145 का लगाना चाहिए और टारगेट 1110 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया इस जानकारी के लिए किरण। तो एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक पुल बैक का ट्रेड जरूर आप ले सकते हैं, 8380 का टारगेट, लेकिन आज के दिन और इस तरह के मार्केट में आपको स्टॉप लॉसेस लगाना काफी जरूरी है, उस पर ज्यादा फोकस करें। 8280 का स्टॉप लॉस इफ एट ऑल वो ट्रेड कारगर साबित होता है, लेकिन कॉशन के तौर पर वो स्टॉप लॉस जरूर लगाए। लेकिन किन स्टॉक्स में आज एक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा, अब समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं सोनम मेहता और पूजा त्रिपाठी, बताइए। गुड मॉर्निंग। शुरुआत ड्रेडिंग कॉर्प के साथ करेंगे, जिसका ओएफएस आज मार्केट में हिट होगा। सरकार अपनी 5% की हिस्सेदारी कंपनी में बेचती हुई दिखाई देगी। जो ओएफएस का फ्लोर प्राइस है वो 382 रुपए प्रति शेयर का तय हुआ है, जो कल के भाव के मुकाबले या फिर कल के क्लोजिंग के मुकाबले लगभग 1.5% डिस्काउंट पे है। आपको बता दूं सरकार की हिस्सेदारी कंपनी में 78.56% की है, जिसमें से 5% की हिस्सेदारी बेची जाएगी। HCL इन्फो ने अपने नतीजे घोषित किए, जिसमें कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपेयर किया जाए तो लॉस में काफी ज्यादा कमी देखने को मिली है और ईयर ऑन ईयर भी लॉस में कमी देखने को मिली है। 47 करोड़ के सामने कंपनी ने 41 करोड़ का लॉस पोस्ट किया, लेकिन टॉप लाइन की बात करें तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन में 22% की बढ़त देखने को मिली। कंपनी का कहना है कि इनके सर्विस कारोबार में करीब 27% की बढ़त और डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार में 25% की बढ़त ईयर ऑन ईयर देखने को मिली। मार्जिन काउंटर पर खास नजर रखेगा, जहां पर कंपनी अपने मॉडल्स के दाम को बढ़ा रही है। 3000 से 9000 रुपए तक सारे मॉडल्स के दाम बढ़ाए दिए जा रहे हैं। सिर्फ एक उनका जो नई लॉन्च गाड़ी है एस क्रॉस क्रॉसओवर, सिर्फ उसके दाम नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। ये जो सारे नए दाम है वो 11 अगस्त से लागू हो जाएंगे और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि डीलर के मार्जिन बढ़ा दिए गए हैं।
आईसी का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ कंपनी की महेश्वरम ट्रांसमिशन के शेयर्स स्टरलाइट ग्रिड को बेचने की मंजूरी पावर मिनिस्ट्री की तरफ से मिल चुकी है। डॉक्टर रेड्डी के काउंटर पर नजर रखेगा, जहां पर कंपनी अपनी दवा राइवोस्टिग्माइन टार्ट्रेट की कैप्सूल्स को रिकॉल कर रही है। ये डिमेंटिया को ट्रीट करता है। यूएस मार्केट से इन टैबलेट्स को रिकॉल किया जा रहा है क्योंकि ये टैबलेट्स ने डिसोल्यूशन स्पेसिफिकेशंस को फेल कर दिया है। टाटा स्टील का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ कमर्शियल पेपर के जरिए कंपनी करीब 1500 करोड़ रुपए जुटाने की यहाँ पर योजना है, जिसको कि इंडिया रेटिंग्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग सेफ्टी ग्रेडिंग दी गई है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स यहाँ पे इकरा ने कंपनी के एनसीडी प्रोग्राम को एक ही रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म रेटिंग का आउटलुक है उसको यहाँ पर नेगेटिव से स्टेबल कर दिया है, जो बजाज इलेक्ट्रिकल्स के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है। और नजर डालते हैं फंड एक्शन पर, डेल्टा कॉर्प लिमिटेड यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से खरीदारी देखने को मिली और एक बड़े डोमेस्टिक इन्वेस्टर की तरफ से भी यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है। मॉर्गन स्टैनली ने कंपनी के करीब 30 लाख शेयर्स 69 रुपीज प्रति शेयर पर खरीदे, वहीं एक बड़े डोमेस्टिक निवेशक ने कंपनी के करीब 35 लाख शेयर्स 70 रुपए प्रति शेयर पर खरीदे। वक्त थोड़ा एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सेबी ने लगभग 59 कंपनियों और इंडिविजुअल्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और साथ ही $1 अरब के अधिग्रहण पर इन्फोसिस के सीईओ विशाल सिक्का ने क्या कहा, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। दुनिया भर के बाजारों की कमजोरी, रुपए पर बढ़ते दबाव और एफआईएस की बिकवाली ने बनाया भारतीय बाजारों पर जबरदस्त प्रेशर और निफ्टी गिरकर 8,400 के भी लेवल को तोड़कर हुआ नीचे बंद। बैंक निफ्टी में तेज गिरावट, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी अब तेजी से गिरते हुए दिख रहे हैं। करेक्शन गहरा रहा है बाजार में। अब बड़ा सवाल है कि सपोर्ट कहां है, ये गिरावट कहां रुकेगी और क्या अब रिकवरी होगी तो हम 8,400 8,425 के पार निकल पाएंगे। इस तेज गिरावट वाले माहौल में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में क्या और ज्यादा खतरे हैं, या फिर इस तेज गिरावट में देखें कमाई के मौके, क्या हो बाजार में आपकी रणनीति, क्या लेवल्स हैं, हम इस सब पर बात करेंगे मार्केट काउंटडाउन में अब से कुछ देर में ठीक 8 बजे। आप देख रहे हैं सुबलक्ष्मी CNBC आवाज पर। इन्फोसिस के सीईओ विशाल सिक्का ने $1 अरब के अधिग्रहण की अटकलों को खारिज कर दिया है। इन्हीं अटकलों की वजह से कल इन्फोसिस का शेयर काफी टूटा। हालांकि इन्फोसिस की ग्लोबल टाउन हॉल में सिक्का ने कंपनी की डिजिटल क्षेत्र में मौजूदगी बढ़ाने के लिए 3 सर्विसेज अकीडो लॉन्च की। अकीडो डिजाइन थिंकिंग प्लेटफॉर्म और नॉलेज में नेक्स्ट जनरेशन सर्विस है। कीडो कंसल्टिंग के अंतर्गत आएगी, जबकि आई में स्टैंड अलोन सर्विसेज होंगी। नई सर्विस लॉन्च करते हुए इन्फोसिस के सीईओ और एमडी विशाल सिक्का ने कहा कि ये तीनों सर्विसेज इन्फोसिस की बाकी ऑफरिंग के साथ मिलकर बड़ा बदलाव लाएंगी। Our services will take a step forward or 3, and man, that led to a ton of speculation. Have you guys been following the speculation? My goodness. I feel really flattered. Some people thought it was an acquisition. It is not. Some people thought it was a reorg. It is not. 3 services, 3 steps forward. 3 services that I think by themselves may not be that big a deal, but together, and together with everything that Infosys offers, will change everything. So I'm really excited to share these 3 services: Key, Do, and I. तो ये 3 सर्विसेज एक एक्साइटिंग माहौल और इन्फोसिस को डिजिटल स्पेस में पूरी तरह से
बाकी क्लाइंट्स या फिर बाकी कॉम्पिटिटर्स को हेड ऑन लेने के लिए तैयार करेगी। कल हमने देखा था भारतीय बाजार तो काफी टूटे, लेकिन इस स्टॉक में भी काफी ज्यादा कमजोरी आई और इनफैक्ट उस ग्लोबल टाउन हॉल में विशाल सिक्का कूद कहते हुए नजर आया कि बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो रहा था। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एक बहुत बड़े अधिग्रहण का अनाउंसमेंट होगा, वो नहीं हुआ है। दूसरी खबरों में ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के इरादे से मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने स्टॉक ऑप्शंस में गड़बड़ी के जरिए टैक्स चोरी के मामले में 59 कंपनियों और व्यक्तियों पर रोक लगा दी है। इस पर ज्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं हेमंत के पास। हेमंत, देखिए, हम देख रहे थे सेबी पहले एक्शन ले रहा था उन कंपनियों के में जहां पर बहुत लिक्विडिटी कम होती थी, अचानक से शेयर प्राइस भाग जाते थे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स क्योंकि शेयर बाजार में नहीं है, 1 साल से ऊपर अगर आप किसी शेयर को होल्ड करते हैं और मुनाफा होता है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इसी नियम का जो फायदा उठाकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स से जो मुनाफा कमा रहे थे उनके ऊपर पहले सेबी ने ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन अब जो लॉस करना चाहते हैं, जिनकी बुक्स पे प्रॉफिट होता है, खासतौर पर डायमंड ट्रेडर या फिर दूसरे HNIs, वो भी दरअसल शेयर बाजार का रास्ता अपनाते हैं और इलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस जो BSE के हैं उसमें सौदे करते थे और ये अब सेबी के नजर में आया और सेबी ने पहला ऑर्डर इसके ऊपर निकाला है। हमने देखा है कि इसमें 59 एंटिटीज के ऊपर टैक्स चोरी का के लिहाज से किए गए सौदे या उस मकसद से किए गए सौदों का को उजागर किया है। सेबी ने एक 37 पेज का डिटेल्ड ऑर्डर को सेबी ने दिया है, जिसमें कहा गया है कि BSE के लिक्विड स्टॉक्स के ऑप्शंस में दरअसल ट्रेडिंग हो रही थी और इस ट्रेडिंग का मकसद था टैक्स चोरी। हमने जनरली देखा है कि एक्स पार्टी ऑर्डर्स होते हैं और उसके बाद सेबी ये जो रिपोर्ट्स हैं वो इनकम टैक्स विभाग से शेयर करता है और उसके बाद इनकम टैक्स विभाग इसके ऊपर कार्रवाई करता है। तो फिलहाल 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के बीच में इस तरह के जो सौदे हुए थे उसका लेखा जोखा सेबी ने दिया है। इस बीच राजस्व सचिव शक्तिकांता दास ने कहा है कि GST दरों पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इस मामले पर अभी भी चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि GST के लागू होने के बाद सभी राज्यों के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी और GDP में 1 से 1.5% का इजाफा दिखेगा। Substantively, government has moved forward to implement GST in the country. So, please, therefore, I would urge everybody to look at this 1% tax in this background. Nobody says that it is nobody justifies it in any manner except that it is a compromise which is required to assuage the concerns of the manufacturing states and to bring about a consensus so that we move to a GST. Once implemented, it is expected that all states will have revenue gain, will have revenue buoyancy, and the economy as a whole, as all of you know and as various experts have said, it is expected to contribute to the GDP by about at least 1-1.5%. वक्त थोड़ा एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कमोडिटी और करेंसी मार्केट में भी हमने देखा है काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला। कमोडिटी मार्केट्स में सोने में है चमक, लेकिन कच्चा तेल लगातार लुढ़क रहा है। क्या $45 पर जल्द ही ट्रेड दिखेगा और आज रुपए में कितनी और कमजोरी आ सकती है? कल 65-54 तक के लेवल्स दिखे। इस सब पर होगी बातचीत ब्रेक के बाद। वो जमाना गया जब सास बहू के नाम पर साजिश का ख्याल पहले आता था। अब सास बहू के बीच सेंसेक्स है सुपरहिट। जी हाँ, निवेश के मामले में भी महिलाएं कर रही हैं पुरुषों के साथ कदमताल। नोक झोंक अब भी होते हैं, लेकिन मालामाल करने वाले शेयर चुनने को लेकर। और इन झगड़ों को दूर करने में मदद करता है CNBC आवाज, सास बहू और सेंसेक्स के जरिए। और शुक्रवार सुबह 10 बजे। और इंटरनेशनल मार्केट्स की हालत बहुत खराब है। अमेरिकी बाजारों में भारी भरकम सेल ऑफ देखने को मिला था और इस बीच जो चीन के बाजार से अपडेट्स आ रहे हैं वो भी खराब ही है। चाइना का जो अगस्त का मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया है वो 47.1 है और ये लोएस्ट है। ये जो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग आंकड़े आए हैं ये 6.5 साल के लोज पर आते हुए दिखाई दिए हैं। और शंघाई के मार्केट्स आप देखिए लगभग 1% की करेक्टिव मूव दिखा रहे हैं। हैंग सेंग सुबह से ही करीब 350 पॉइंट नीचे है। निकेई भी यानी कि जापान के बाजारों में भी हमने देखा
काफी ज्यादा सेल साइड की पोजीशंस बनी हुई है, तो 400 पॉइंट की गिरावट झेलता हुआ और एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए इस बीच पिस रहा है क्योंकि यूएस में एक सेल ऑफ, यूरोप कमजोर था और आज देखिए और काफी समय बाद मैं इस तरह के मूव्स देख रही हूं कि एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट नीचे यानी कि 8300 का तो साथ इसने छोड़ा ही है और शायद यहां पर एक डीपर करेक्टिव मूव की पूरी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। तो क्यूज जो है वो खराब दिख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से। क्या इसका फायदा कमोडिटी मार्केट के ट्रेडर्स उठा पाएंगे? कल आपको याद होगा कि सोने में एक अच्छी खासी चमक बनती हुई दिखाई दी थी, 1154 तक के लेवल्स देखे गए हैं और हमारे लिए खासतौर से भारत के मार्केट्स के लिए एक जो पॉजिटिव है कि कच्चे तेल में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कच्चा तेल खासतौर से ब्रेंट $46 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर पूरी संभावना है कि ये 45 तक के लेवल्स को भी टेस्ट करेगा। अनुज गुप्ता हमारे साथ है। अनुज, इक्विटी मार्केट्स के लिए तो खराब दिन है, तो क्या आपको लग रहा है सोने में और अग्रेसिव तेजी आ सकती है? गुड मॉर्निंग हर्षदा। बिल्कुल, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इंडियन रुपीस का जो डेप्रिसिएशन है उसका काफी सपोर्ट गोल्ड को मिला है। साथ में जो डॉलर इंडेक्स में भी मंदी देखने को मिली है उसका भी काफी हद तक सपोर्ट गोल्ड को मिला है। इवन जो फंडामेंटल फैक्टर्स जो फेड ने मीटिंग में मिनट्स आए हैं वो भी काफी सपोर्टिव रहे हैं गोल्ड के लिए। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में थोड़ा सा ट्रेंड जो बिकवाली का था वो थोड़ा सा रिवर्स हुआ है पॉजिटिव साइड में। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर अभी तेजी ही करनी चाहिए। करीबन 26,700 के आसपास बाय कर सकते हैं। टारगेट हमें लगता है कि 27,000 तक भी देखने को मिल सकता है। ओके, और कच्चा तेल अनुज कितना टूटेगा? अब 4620 के लेवल्स ब्रेंट दिखा रहा है, कितनी जल्द हम 45 एंड बिलो ट्रेड करेंगे? और देखिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक तक जो आप लेवल कह रहे हैं 2500 रुपए तक वो लेवल देखने को मिल सकते हैं। $38 तक भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी हम देख रहे हैं, अगर हम पिछले पूरे हफ्ते को देखें तो मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट अब ओवरसोल्ड कैटेगरी में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाउंस बैक आता है तो ही बिकवाली करनी चाहिए। तो सेलिंग करने के लिए जो लेवल है वो करीबन 2800 के आसपास का बनेगा। मीन्स करीबन $42, अभी करीबन 41 के आसपास लेवल चल रहे हैं। $42 अगर मिलता है नाइमेक्स में तो वहाँ बिकवाली करके चले। एमसीएक्स में नीचे भाव करीबन 2700 रुपए तक आ सकते हैं और नाइमेक्स में करीबन $40 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो क्लियरली 66 तक के लेवल्स करेंसी मार्केट में देखने को मिलेंगे। आज एक अपॉर्चुनिटी है सोने में तेजी की पोजीशंस लेने की, वहीं कच्चे तेल में बिकवाली की पोजीशन बेस्ट है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में वो सेल ऑफ का सिलसिला बरकरार है। 8272 पर एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है और ऐसे माहौल में ट्रेड करना वाकई में पेचीदा रहेगा। लेकिन सीएनबीसी आवाज आपको अगले आधे घंटे में ऐसे स्टॉक्स बताएगा जिस पर आपको एक अंदाजा लगेगा कि आज कौन से बेस्ट ट्रेड्स रहेंगे। स्टॉक 2020 हाजिर करेंगे आपके लिए आशीष और नीरज इस छोटे ब्रेक के बाद।